वो व्यक्ति बिल्कुल इस तरह घूम रहा जैसे एक किसी के मोहब्बत में पागल हो जाए आदमी। जिन लोगों ने इनको जुदा किया, मेरा तो मानना यह है भाई साहब के परमपिता परमात्मा बहुत बड़ी सजा देगा उन्हें। अखिलेश यादव जी उस सारस को वहां देखने ना जाते आरिफ के यहाँ, तो सारस भी वहीं रहता और वो आरिफ भी वहीं रहता। अगर पालने वाली बात आरिफ के यहाँ लागू होती है तो वो तुम्हारे प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी लागू होती है। आज हल थोड़ा ही जुतवा रहा था, आरिफ भी उसकी सेवा पानी कर रहा था, उनमें लगाव होगा, मोहब्बत बढ़ गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती आज भी चर्चाओं में बनी हुई है। लोग आज भी इसे भूल नहीं पा रहे हैं। एक पक्षी और एक इंसान के बीच दोस्ती से जुड़ने के पीछे हिंदुस्तान की जनता का आखिर कारण क्या है? क्या ऐसा इस दोस्ती में खास है? इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे चैनल के चर्चित चेहरे चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं भी आपका स्वागत करता हूं विपिन जी, और आपके चैनल का भी करता हूं। राजकुमार जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि हिंदुस्तान की जनता आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती को आखिर क्यों नहीं भुला पा रही है? हिंदुस्तान की जनता इस दोस्ती से इतनी गहराई तक आखिर क्यों जुड़ गई है? आपका क्या मानना है? देखिए विपिन चौधरी जी, जहाँ तक सारस की और आरिफ गुर्जर की दोस्ती की बात है, उसका तो उस पर तो शोध होना चाहिए था यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान की सरकार ने भी और हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने भी इस दोस्ती पर शोध करना चाहिए था सारस के ऊपर। चूंकि सारस के बारे में मुझे जैसी जानकारी मुझे मिली है, मुझे पढ़ा है कि सारस एक ऐसा पक्षी है कि वो मोहब्बत ही अपनी ज़िंदगी में एक बार करे, चाहे वो किसी इंसान से कर ले, चाहे वो अपनी धर्मपत्नी सारसनी से कर ले, लेकिन करेगा एक ही बार। दोबारा सारस किसी से भी मोहब्बत टूटने के बाद में मोहब्बत नहीं करता, ऐसा मुझे पढ़ा है और ये विद्वान लोगों का मत भी है। मेरे से पहले आप किसी से पूछ, आप त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में चले जाओ, उनमें आपको ऐसी कहानियां बहुत मिलेंगी और उनके बारे में आप रिसर्च कर लियो, पढ़ लियो कि क्या बदलाव। चूंकि ये देश संत महात्माओं का देश कहा जा करता। और मैं तो जहां तक दोस्ती की बात है आरिफ की रुस्की, तो ये दोस्ती पे तो इन्होंने असली पूछो भारत की छवि धूमिल हुई। चूंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखा जा रहा, वर्ल्ड में देखा जा रहा है इसे। या आप हिंदुस्तान की बात ना करो, इसे पूरा संसार देख रहा। और संसार देखने के साथ साथ में हिंदुस्तान का तो इस दोस्ती पे बहुत बड़ा नाम होता, बहुत बढ़िया संदेश जाता। चूंकि ये मुद्दा तो अनुसंधान केंद्र के लिए होना चाहिए था, इस पर तो रिसर्च करना चाहिए था हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने। और भाई साहब, जो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करके अपनी बातें अपने तर्क देते, तब देखते आप हिंदुस्तान का नाम इस दोस्ती से उज्जवल होता या धूमिल होता। उज्जवल ही उज्जवल होता, ऐसा मेरा मानना है। राजकुमार जी, अभी आपने कहा कि सारस अपने जीवन में एक बार प्रेम करता है, तो आपको लगता है कि सारस ने वो जो अपना पहला प्रेम था वो आरिफ गुर्जर से किया? जी बिल्कुल, ये मेरा मानना है कि उसने, सारस ने अगर दोस्ती की, मित्रता की, मोहब्बत की, तो केवल आरिफ से ही की। चूंकि मेरे से अलग भी मैं कोई इतना बड़ा विद्वान आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे पढ़ा और हम ज्यादातर कथाओं में, सत्संगों में इनमें आते जाते रहे हैं। हमने ऐसा सुना भी विद्वान लोगों की जुबान से कि सारस एक ऐसा पक्षी है कि अपनी जिंदगी में मोहब्बत ही एक बार करे। अगर वो मोहब्बत उसकी टूट गई तो दोबारा मोहब्बत नहीं करता, अपनी जान तो दे देगा, मर तो जाएगा वो, लेकिन मोहब्बत नहीं दूसरी करने का। एक ही बार मोहब्बत करता है, चाहे वो किसी इंसान से कर ले, चाहे वो किसी पक्षी से कर ले, चाहे वो अपनी पत्नी से कर ले, सारसनी से। बाकी दूसरी मोहब्बत तो किसी से नहीं करता फिर एक बार टूटने के बाद में। जिस तरीके से सारस आरिफ गुर्जर के साथ रह रहा था, उसके साथ उड़ रहा था, उसके साथ दौड़ रहा था, यहाँ तक कि उसके साथ खाना भी खा रहा था, तो आपको लगता है कि ये उसका वही प्रेम था? देखिए चौधरी साहब, अगर उसका प्रेम ना होता तो वो आरिफ की, मैं एक वीडियो देख रहा था, और आरिफ भी अगर मेरी वीडियो देखे, उसके भाग्य में हो, मेरे तो नसीब में थी, मैं तो देख रहा था। वो व्यक्ति 8-10 दिन से जितना लगाओ उसने उस सारस से किया। मैं ये कह रहा कि लोग तो अपनी औलाद से भी नहीं करते इतना, अपने माँ बाप से नहीं करते इतना। कितने कोई हमने बारे में पढ़ो जहाँ, सुनो जहाँ, कितनी औलाद ऐसी है, माँ बाप ने पढ़ाया लिखा, किसी ने टीचर बनाया, किसी ने पुलिस में कोई अधिकारी बना दिया, किसी ने IAS और IPS तक भी हैं,
और उन्होंने जब नौकरी ज्वाइन करने के बाद में अपने माँ बाप को धक्का दे दिया, वो बेचारे वृद्धावस्था आश्रम में अपना समय काट रहे। तो मैं ये कह रहा कि जो दोस्ती आरिफ की और सारस की हुई थी, ये तो एक शोभनीय उपहार था इस देश की जनता के लिए भी, इस देश की सरकार के लिए भी, और इस देश के जितने भी संत महात्मा लोग हैं उनके लिए भी। ये तो एक ऐसा संदेश था कि इस संदेश को पढ़ पढ़ के लोगों के घरों में भी एक उत्साह सा होता। वो कहते कि भाई देखो, एक पक्षी की और एक व्यक्ति की कितना बढ़िया प्रेम, कितनी बढ़िया दोस्ती चल रही। इसी तरह तुम, इसका तो एक संदेश जाता लोगों के परिवारों में, लोगों के घरों में संदेश जाता, जिससे लोगों के घरों को भी पढ़ने फूलने का मौका मिलता। और भाई साहब, इस देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। आरिफ तो जिस दिन से सारस उनसे अलग हुआ है, 8-10 दिन के बाद अपने घर पर गए हैं। वीडियो भी हमने उनका देखा है कि हर जगह पर हर पल मुझे उस सारस की, अपने दोस्त पक्षी की याद आ रही है। देखिए भाई साहब, आरिफ की महानता को देखो आप, आरिफ की इंसानियत को देखो आप, जो 8-10 दिन तो अपने घर नहीं गया और वो तड़पता फिर रहा बेचारा। आप मुझे एक बात बताओ कि मजनू लैला के लिए कैसे तड़पा था, कैसे तड़पा था? जिस व्यक्ति का औलाद भी नहीं होती, उसे नहीं पता औलाद का क्या चीज हो। जिसके औलाद नहीं होती, उसे औलाद के बारे में नहीं पता औलाद क्या हो। जिसके औलाद होती है, उसे पता लगता है कि औलाद की मोहब्बत क्या हो। लेकिन उस व्यक्ति ने उस पक्षी के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बत भी कम की, अपनी पत्नी की मोहब्बत भी कम की, और उस पक्षी से वो लगाव किया। और उस पक्षी के लगाव में मैंने भी उनकी वीडियो देखी। आप तो कह ही रहे हैं कि मैंने वीडियो देखी, मैंने भी उनकी वीडियो देखी। वो व्यक्ति बिल्कुल इस तरह घूम रहा जैसे एक किसी के मोहब्बत में पागल हो जाए आदमी, पागलों की तरह। कभी वो खेत में चला जा, कभी किसी के घेर में चला जा, कभी गांव से बाहर चला जा, कभी गांव के अंदर आ जा, मतलब पागलों की तरह वो बेचारा डाइवर्ट होगा, उसका दिमाग डाइवर्ट होगा। तो मैं ये कह रहा, जिन लोगों ने इनको जुदा किया, मेरा तो मानना यह है भाई साहब के परमपिता परमात्मा बहुत बड़ी सजा देगा उन्होंने। इससे अच्छी मौत, इससे अच्छी तो उनकी मौत आ जाती ना, तो उन लोगों की वो अच्छा था। लेकिन उन लोगों को जीते जी मार दिया। तो मैं ये कह रहा कि परमपिता परमात्मा कहीं न कहीं, मैं ये नहीं कहता कि किसने उनको कष्ट दिया, किसने उनकी दोस्ती तोड़ी, किसने उनका मेल मिलाप बिछाड़ा, लेकिन जिसने भी बिछड़ा, जिसके इशारे पे बिछड़ा, उसको सजा परमपिता परमात्मा देगा। और आप याद रखियो भाई साहब, उसका मैं एक बात और बता दूं आपको, इस देश में 3 चीजें हैं, शासन, प्रशासन और कोर्ट। कोर्ट को पहले नंबर पर माना गया। न्यायपालिका से सब घबराते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सीट पर बैठा, चाहे बिना सीट के, चाहे जमीन पे, चाहे आसमान में, कहीं भी उड़ रहा कोई, न्यायपालिका यहां सबका बाप बताया। तो लेकिन मेरा मानना यह है कि उससे भी बड़ी एक न्यायपालिका है, वो परमपिता परमात्मा के यहां है। जो कहीं से नहीं घबराता, वो वहां जाकर घबरा जा, और वो ऐसी सजा दें, ऐसी सजा दें कि आदमी भाई साहब अपने कपड़े ठीक करने लायक भी नहीं रहता। राजकुमार जी, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि अपने दुख को आरिफ तो व्यक्त कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया कि वे बड़े दुखी हैं, अपने पक्षी मित्र को ढूंढ रहे हैं, उसकी याद उन्हें आ रही है। लेकिन सारस तो एक बेजुबान पक्षी है, वो तो बोलकर भी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता। तो आरिफ गुर्जर से अलग होकर आपको लगता है कि सारस भी बहुत दुखी होगा? देखिए भाई साहब, मुझे क्या लगे, सारे संसार को लग रहा, सारे संसार को लग रहा। इतने मेरी भी आपने 3-4 मेरे इंटरव्यू लिए आपने, तीनों चारों में मेरे पर 600 700 कमेंट आए लोगों के। मैं ये नहीं कहता कि वो सभी विद्वान लोगों के कमेंट थे, कुछ लोग वैसे भी होंगे बेचारे जो भाई सीधा सीधा राम का नाम ले, सत्संगों में नहीं जाते, गुरु मंत्र नहीं लेते, लेकिन परमात्मा के नाम में अपने आप को खो दे हैं। तो मेरा सबसे पहले तो कहना यह है कि संत और बसंत, इस संसार में संत और बसंत 2 चीजें हैं, और ये दोनों परमपिता परमात्मा की दी हुई चीजें हैं। संतों को भी परमात्मा के रूप में जाना जा, बसंत को भी भगवान के रूप में ही जाना जा। चूंकि बसंत तो अपना कार्य करती है वातावरण को सुधारने का, प्रकृति को सुधारने का, और संत इस समाज को सुधारने का काम करते हैं। लेकिन मुझे यहां दोनों चीजें उल्टी होती देखी। बसंत ने भी उल्टा ही कर दिया काम, और भाई संतों के द्वारा भी मुझे तो उल्टा सा ही दिख रहा। मुझे कोई इसमें ज्यादा वो नहीं आई, चूंकि इस चीज को तो समाज के बीच में रखे, देश के बीच में रखे, वर्ल्ड के बीच में रखे, इसे तो उजागर करना चाहिए था जितना भी ये होता। वर्ल्ड से इस देश को प्रशंसा मिलती, इस दोस्ती से प्रशंसा मिलती। तो जहां भगवानों के जन्म भी भारत देश जैसे में हुए होंगे, तो वहां ऐसी पवित्र दोस्ती, चूंकि संत महात्मा जितने भी हैं या परमपिता परमात्मा जो है जाति बिरादरी को नहीं,
जाति बिरादरी को नहीं मानते वो लोग। चूंकि जब बच्चा गर्भ में होता है उसे क्या पता कि तू मुसलमान माँ के पेट में है या तू हिंदू माँ के पेट में है, तू ठाकुरनी के पेट में है या तू गुजरी के पेट में है या तू जाटनी के पेट, उसे कुछ पता नहीं है। बाहर आके ये सब चीजें उस पवित्र कोख से बाहर आकर के तब उसको बहुत दिन बाद में पता लगे कि भाई तूने गुजरी के यहाँ जन्म लिया या तूने जाटनी के यहाँ जन्म लिया या तू किस बिरादरी में पैदा होगा, तू हिंदू के यहाँ होगा या तू मुसलमान के यहाँ होगा, उससे पहले उसे कुछ नहीं पता होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो देश है ना, इसमें संतों का बड़ा प्रभाव रहा, बहुत प्रभाव रहा। और संतों के पास आप चले जाओ, चूंकि सबसे ज्यादा लोग संतों को ही मानते हैं, संतों के ही वक्तव्य को मानते हैं, संतों को ही आदेशों को मानते हैं। कोई संत अगर ये कह दे कि भाई पालने वाला बुरा है और मारने वाला अच्छा है, कोई नहीं कह सकता इस संसार में। सब यही कहेंगे कि भाई मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा है, अपमान करने वाले से सम्मान करने वाले का सम्मान ज्यादा, मतलब अच्छा है सम्मान देने वाले का। भाई एक आदमी जरा सी देर में किसी का अपमान कर दे, चाहे वो अपने शब्दों के द्वारा कर दे या वो ताकत में किसी अच्छी सी पोस्ट पे बैठा उसके तहत कर दे, लेकिन एक आदमी बड़ा हो के भी एक छोटे आदमी को सम्मान देने का काम करेगा तो देखो जनता की आवाज तो यही आवेगी कि भाई वो बहुत अच्छा आदमी है, भाई छोटे से छोटे आदमी को भी राम राम करके चले, सम्मान देने का काम करे। तो मेरा कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि आरिफ की और सारस की दोस्ती एक पवित्र दोस्ती थी, और जहां तक मैं पता नहीं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, लेकिन ये एक इतिहास बन जाएगा भाई साहब, इतिहास बन जाएगा। ये जो नई जनरेशन है ना, नई हो चाहे पुरानी हो, ये सब चीजें देख रहे, चूंकि आज सबकी जेब में मोबाइल पड़ा, और मोबाइल भी है बड़े बड़े, इनमें यूट्यूब भी चले, फेसबुक भी चले, इंस्टाग्राम भी चले, तो ये सब चीजें काउंट होती हैं, अकाउंट करेंगे लोग अपने दिमाग में। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। राजनीति आप देख नहीं रहे, सबसे ज्यादा राजनीति इस पे हो रही है। अच्छा चलो राजनीति भी कर लो कोई, लेकिन किसी मुद्दे पे तो करो भाई। अरे वो तो एक ऐसा, मैं तो उसे यही कहूंगा आरिफ को भी, और उसे तो मैं ये कहूंगा कि वो पता नहीं परमपिता परमात्मा का भेजा हुआ ना हो, उसे कष्ट जरूर हुआ बेचारे को, सारस को। लेकिन आप मुझे बता दो, ऐसा संयोग आपने अब से पहले कहीं देखा क्या? भाई द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में हो गया, कलयुग में तो कहीं नसीब हो नहीं रहा। कलयुग में तो आप बल्कि जिसे पाड़ोगे वही टक्कर मारने भाग गए। आप किसी बछड़े को पाड़, अब जब वो रे बता, फसल भी कम है और भाई मार रहे लोगों को, तो अब तो ये हालात है भाई। लेकिन वो एक पक्षी के लिए है जी, एक पक्षी के लिए अपने आप को उसने समर्पण कर दिया उस पक्षी, और पक्षी ने उसके लिए कर दिया। तो मैं तो ये कहूं कि ये तो भाई साहब इसका तो एक संदेश जाना चाहिए था, इस देश की जनता में भी जाता, बाहर के देश की जनता। और देखो बाहर की देश इसे स्वीकार कर रही, बाहर के देश की जनता इसे स्वीकार कर रही, और हमारे देश को पता नहीं किसकी नजर लग गई। राजकुमार जी, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है, उनका तर्क ये भी है कि सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, ऐसा नियम भी है, ऐसा कानून भी है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भी ऐसा लिखा हुआ है। जी मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन जहां तक सारस पे और आरिफ पे राजनीतिकरण हुआ, चलो मैं मान रहा कि वन विभाग वालों का हो सके कुछ होगा इस पे, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और भी तो कह रहा, भाई वो इसे पाल तो रहा नहीं था, आरिफ ने इसको पाला नहीं है, ये तो बिना मतलब की बातें हैं। आरिफ तो उसे घायल अवस्था में उठा के लाया, उसका इलाज किया, वो कोई उसे पाल रहा थोड़ा ही था। पालना तो ये होता कि उसके बहुत पहले से वो रह रहा था, वो तो घायल अवस्था में उसके खेत में पड़ा था, वो उसे बेचारा उठा लाया, उसने उसका उपचार किया, सारा उससे मोहब्बत लगा करने। अब देखो जिसके आप कष्ट को हरोगे, जिसके आप दुख में खड़े होगे, तो मोहब्बत तो स्वाभाविक रूप से करेगा ही व्यक्ति। अब जहां तक इसमें राजनीतिकरण की बात है, राजनीति की मैं बात बता दूं आपको, अगर अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उस सारस को वहां देखने ना जाते आरिफ के यहाँ, तो सारस भी वहीं रहता और वो आरिफ भी वहीं रहता, फिर कहाँ चला जाता ये जंतु अधिनियम भाई। और इसकी साथ साथ में एक बात और कहनी चाह रहा आपसे, मैंने एक दिन वीडियो देखा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, एक मोर बैठा उनकी बगल में और उसको मोर को दाना चुगा रहे, तो वो भी तो भाई वन्य जीव अधिनियम के तहत ही आता होगा। अगर पालने वाली बात आरिफ के यहाँ लागू होती है तो वो तुम्हारे प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी लागू होती है। अब कोई लग जा कहन कि प्रधानमंत्री जी तो उसे सता थोड़ा ही रहे भाई, अपने हाथ से दाना खिला रहे उसे, तो यही हाल आरिफ का था। आरिफ भी कहाँ उससे बेचारे से कहीं हड़ थोड़ा ही जुतवा रहा था, आरिफ भी उसकी सेवा पानी कर रहा था, उनमें लगाव होगा, मोहब्बत बढ़ गई। तो भाई इसका तो संदेश जाना चाहिए था भाई।
और वर्ल्ड में जाता है इसका संदेश, और वर्ल्ड के लोग मान भी रहे थे। इससे तो इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से और भाई इससे फेसबुक से और अपने टीवी चैनलों पर देना चाहिए था, और फिर इस दोस्ती पे ये देते शोध संस्थान वालों को, इस पर कराते शोध, एक नई चीज पैदा होती और इसकी भारत की जनता को वो देखने में मिलती, और इस पर भाई साहब अलग अलग लोगों के विचार आते और लोगों को सुधरने का मौका मिलता। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।